नमस्कार दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल सुरेश और प्रिया को देखते हैं जो अपने नए घर में रहने को शिफ्ट हो रहे थे। और ये घर एकदम सुनसान जगह में होता है। इसके आसपास ना तो कोई दूसरा घर, ना ही आबादी होती है। वहीं शोर शराबे से दूर सुरेश और प्रिया को भी ऐसा ही घर चाहिए था। अब जैसे ये लोग अंदर आते हैं, सुरेश देखते हैं कि घर काफी गंदा है, जैसे मानो सालों से यहाँ कोई नहीं आया। इसीलिए दोनों घर की सफाई करने लगते हैं और फालतू बेकार चीजों को सुरेश खिड़की से बाहर फेंक देता है। वहीं किचन साफ करते समय प्रिया को एक मरा हुआ चिड़िया मिलता है, इसीलिए उसे दफनाने के लिए बाहर ले जाती है। तभी ऊपर से सुरेश उसे आवाज लगाता है, जिससे प्रिया का ध्यान ऊपर सुरेश पर जाती है। और जैसे ही वो वापस चिड़िया तरफ देखती है तो वो वहां से गायब हो चुका था। अब ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। वहीं सुरेश को भी दीवार में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए वो वॉलपेपर को फाड़ देता है। अब यहाँ पर सुरेश को एक काफी बड़ा दरवाजा दिखता है, जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फेंके हुए सामान में उसी दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है। अब कुछ देर ढूंढने पर उसे चाबी मिल जाती है। अब चाबी लेकर दोनों मिल के दरवाजे को खोल देते हैं। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, ये लोग देखते हैं कि अंदर एक काले गहरे अंधेरे वाला कमरा है। अब जैसे ही प्रिया कमरे के अंदर जाना चाहती है, बाहर के सारे लाइट्स अचानक से बंद चालू होने लगते हैं। अब ये देखकर इन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है और तभी सुरेश कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहिए। अब ये कहकर सुरेश वहां से चला जाता है और प्रिया इस कमरे के सामने बिल्कुल अकेले रह जाती है। अब यहाँ पर प्रिया सोचती है कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी प्रिया को अचानक से एक अजीब सी डर महसूस होती है। इसीलिए वो भी सुरेश के पीछे यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और सुबह होते ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन आता है और घर के सारे लाइट्स को चेक करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है। और यहाँ का नज़ारा देखकर एकदम सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा बेसमेंट बिजली के वायर से कवर होता है और यहाँ कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे वायर ना हो। यहाँ पे सारे वायर्स पुराने ज़माने के लग रहे थे। वो इलेक्ट्रीशियन भी यहाँ पे कहता है कि मैंने आज तक ऐसी कारीगरी नहीं देखी है। वो इलेक्ट्रीशियन जैसे तैसे करके घर के लाइट्स को ठीक कर देता है और जाते समय सुरेश से कहता है कि आखिर तुमने इसी घर को क्यों खरीदा? पता है, इस घर के पिछले ओनर की मौत इसी घर में हुई थी और उस दिन के बाद कोई भी इस घर में रहने को तैयार नहीं हुआ। अब उसकी बातें सुनकर सुरेश को थोड़ा अजीब लगता है और इस घर के बारे में रिसर्च करने लगता है। अब रिसर्च के दौरान मैट को काफी पुराना न्यूज आर्टिकल में थॉमसन परिवार के बारे में पता चलता है, जो कि एक कपल थे। और इस आर्टिकल में लिखा था कि इस घर में रह रहे कपल को उसके अपने ही बेटे ने मर्डर कर दिया, जिसका नाम जॉन था। और इन्वेस्टिगेशन में ये लड़का पुलिस को बताया था कि उससे वो मर्डर इस घर ने करवाए थे। लेकिन सुरेश को इन आर्टिकल्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसके बाद सुरेश उसी कमरे में जाकर बैठ के शराब पीने लगता है। अब पीते पीते बॉटल में थोड़ा सा ही शराब बचता है और पूरा शराब खत्म करने के बाद सोचता है कि काश एक और बॉटल मिल जाता। अब इसके बाद लाइट ब्लिंक होने लगती है और कुछ देर के लिए लाइट्स ऑफ हो जाती है। और कुछ देर के बाद जैसे ही लाइट जलती है, मैट के सामने एक नया शराब का बॉटल पड़ा होता है। अब बॉटल को देखकर उसकी तो फट जाती है और जैसे ही सुरेश उस बॉटल को पकड़ के देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये एक असली बॉटल शराब की है। और अब धीरे धीरे सुरेश को बातें समझ में आ रही थी कि ये रूम उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। अब अगली सुबह प्रिया की नींद खुलती है और वो सुरेश को ना देखकर उसे ढूंढने के लिए उसी कमरे की तरफ जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि पूरा रूम कीमती पेंटिंग्स और नई नई चीजों से भरी पड़ी है। वहीं सुरेश प्रिया के पास जाकर कहता है कि इस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की शक्ति है। वो प्रिया से कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए बस अपने दिल से मांगो और वो देखते ही देखते तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन प्रिया को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो मैट कहता है कि यार तुम एक बार ट्राई तो करो। प्रिया कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे इस वक्त जॉब की ज़रूरत है, तो मैं जॉब मांगती हूँ। मैट उससे कहता है कि यार ये रूम जॉब नहीं दे सकते ना, तुम ऐसा चीज़ मांगो जो यहाँ आ सकता है। इसके बाद नादिया अपने आंखें बंद करके $1000 की विश मांगती है और देखते ही देखते उनके हाथों में $1000 आ जाता है। लेकिन अभी भी नादिया को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो दोबारा से आंखें बंद करती है और इस बार वो $1 मिलियन की विश मांगती है और पहले ही की तरह उसे $1 मिलियन मिल जाता है। यहाँ पे प्रिया भी समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है, बल्कि इस रूम से ख्वाहिशें पूरी किया जा सकता है। और बस अब क्या, ये दोनों उस रूम से एक महंगी महंगी चीज़ें मांगने लगते हैं और मांगते ही वो चीज़ें इसके सामने हाजिर हो जाती हैं। अब ये लोग महंगी महंगी शराब, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और खाने पीने के अच्छे अच्छे चीज़ें मंगवाते हैं और ये दोनों रातों रात बिलियनियर बन जाते हैं। वहीं रात को प्रिया सुरेश से कहती है कि आखिर ये रूम हमारी इतने सारे विशेस को पूरा कैसे कर रही है। मैट कहता है कि हमें इससे क्या, हमें बस अपनी लाइफ में एंजॉय करना है।
अब इसके बाद ये दोनों अपने से ज़िंदगी एक बिलियनियर की तरह गुजरने लगते हैं। इन दोनों का अगर कोई विश होता तो वो उस रूम में जाकर बराबर से विश करते और कुछ ही देर में उनका सामान उनके सामने प्रकट हो जाता। ये दोनों डांस करते हैं, पार्टीज करते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। वहीं उनकी अब चमक धमक वाली लाइफ कुछ ही दिनों की मेहमान थी और अब इन दोनों के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। वैसे तो ये रूम सब कुछ दे सकता था, वहीं एक चीज़ जो इन दोनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और वो चीज़ रूम दे भी सकता था, लेकिन ये दोनों उस चीज़ को रूम से मांगने के लिए तैयार नहीं थे। और वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक बच्चा होता है। अब एक दिन प्रिया सुरेश को एक बच्चे का झूला गिफ्ट करता है, जो कि इस बात का इशारा था कि हमें बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे सुरेश प्रिया को समझाने लगता है कि हमें एक और बार लास्ट ट्राई करना चाहिए, लेकिन प्रिया इसके लिए रेडी नहीं होती क्योंकि पहले भी उनके 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। इसके बाद प्रिया थोड़ा परेशान हो जाती है और काफ़ी देर सोचने के बाद वो उस रूम में जाकर एक बच्चे को विश करती है और यहाँ फाइनली उसे एक बच्चा मिल जाता है। और जैसे ही मैट प्रिया को बच्चे के साथ में देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो प्रिया को डांटने लगता है कि तुम्हें बिना परमिशन के बच्चों को नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बहस होती है। प्रिया कहती है कि उसने इस शॉर्टकट को इसलिए अपनाया ताकि मिस कैरेज या लेबर पेन की तकलीफें उसे झेलनी ना पड़े। वो कहती है कि इस बच्चे के साथ हम दोनों काफ़ी खुश रहेंगे, लेकिन मैट इस बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इसीलिए सुरेश प्रिया से कहता है कि तुम बच्चे को लेकर रूम में जाओ और इस बच्चे को वापस ले जाने का विश मांगो। इसीलिए प्रिया बच्चे को लेकर उसी रूम में आती है और बच्चा गायब होने का विश मांगने लगती है, लेकिन चाहकर भी प्रिया ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए वो उस बच्चे को सुरेश के हवाले कर देती है। अब गोद में लेने के बाद सुरेश भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो भी उस बच्चे को स्वाइप करने का विश नहीं मांग पाता। इसके बाद वो उस बच्चे को प्रिया के गोद में दे देता है और यहाँ पे ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग इस बच्चे को पालेंगे। वहीं हम देखते हैं कि बच्चे से प्रिया तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन सुरेश को इस बच्चे से थोड़ा सा भी लगाव नहीं होता। वहीं सुरेश इस रूम के बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च करना चाहता था। अब रिसर्च में इन्हें पता चलता है कि वो लड़का जिसने इस घर के ओनर यानी कि जिसने अपने माँ बाप को मारा था, वो अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी काट रहा है। अब ये जानने के बाद मैट अपने विश से मांगे हुए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लेता है और जॉन से मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। अब सुरेश को देखकर वहाँ की नर्स उससे पूछती है कि क्या तुम कोई रिपोर्टर्स हो, क्योंकि पिछले 45 सालों से सुरेश का कोई भी फैमिली वाला उसे देखने नहीं आया। उसकी बातें सुनकर सुरेश भी उसे झूठ कह देता है कि हाँ। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। अब वीडियो में आगे हम देखते हैं कि सुरेश जॉन से कहता है कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ। अब कुछ देर के बाद यहाँ पे जॉन आता है। वहीं जॉन सुरेश के पीछे वाले टेबल पे बैठ जाता है और सुरेश से कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब उसकी बातें सुनकर सुरेश को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर मैट जॉन से सीधा पूछता है कि तुम उस रूम के बारे में क्या जानते हो और आखिर तुमने अपने ही पेरेंट्स को क्यों मारा। जॉन कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा, बल्कि उस रूम ने मुझसे ये करवाया। यहाँ पे जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अभी उस रूम में एंजॉय कर रहे होगे, महंगे महंगे शराब, अच्छे अच्छे खाना और काफ़ी महंगे महंगे कपड़े, लेकिन बहुत जल्द तुम दोनों को इसकी कीमत भी चुकानी होगी। यहाँ पे जॉन सुरेश से कहता है कि जितनी जल्द हो सके तुम दोनों उस घर को छोड़ दो। अब उसकी बातें सुनकर सुरेश को लगता है कि जॉन की दिमागी हालत सही नहीं होने की वजह से ये सब कुछ कह रहा है। इसीलिए वो अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। अब रास्ते में सुरेश पेट्रोल लेने के लिए कार रोकता है। अब पेट्रोल डलाने के बाद जैसे ही सुरेश अपने पॉकेट से पैसा निकालने लगता है तो उसके पॉकेट से पैसा निकलने की जगह राख निकलती है। अब ये देखकर वो एकदम परेशान हो जाता है। इसीलिए वो अपने कमाए हुए पैसे एम्प्लॉय को देता है और वो अपने घर आ जाता है। अब घर आने के बाद सुरेश सोचता है कि जाते समय उसने अपने पॉकेट में बहुत सारे पैसे रखे थे, फिर अचानक वो सारे पैसे गए कहाँ। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो विश से मांगे हुए पैसे को जमा करके खिड़की से बाहर फेंकता है और देखते ही देखते वो पैसे हवा से गायब हो जाते हैं। इसके बाद मैट विश के जरिए मांगा हुआ एक महंगी पेंटिंग्स को आधे घर के अंदर रखता है और आधे घर के बाहर कर देता है। अब कुछ समय के बाद जो हिस्सा घर के बाहर होता है वो राख बन जाती है और बाकी का हिस्सा वैसा का वैसा रहता है। अब ये देखकर मैट को समझ आ जाता है कि उस रूम से मिली हुई किसी भी चीज को वो लोग घर से बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें राख में बदल जाएगी। इसके बाद सुरेश जाकर रूम के दीवार को तोड़ने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर इस रूम में क्या छिपा है, लेकिन दीवारों के अंदर सिर्फ उलझी हुई वायर होता है और कुछ भी नहीं। अब दीवार तोड़ने की शोर से प्रिया भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद प्रिया बच्चे को गोद में लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। अब उसे बाहर जाते देख सुरेश उसे रोकता है। वो कहता है कि बच्चे को बाहर लेकर जाना सेफ नहीं है। यहाँ पे मैट प्रिया को अच्छे से समझा नहीं पाता, लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि रूम से मिली हुई किसी भी चीज को बाहर ले जाना सेफ नहीं है, क्योंकि बाहर जाते ही वो खत्म हो जाएगा।
अब के मना करने के बावजूद भी प्रिया बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। अब बाहर जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसके बॉडी का कलर भी चेंज होने लगता है। अब उसे इस हालत में देखकर प्रिया भी चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सुरेश भी वहां पहुंच जाता है और वो उन दोनों को उठाकर वहीं पहुंचता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक पल में उसकी उम्र 8 साल की हो गई। और फाइनली यहाँ पर सुरेश को पूरी सच्चाई बताता है कि वो रूम हमारी विश तो पूरी कर देता है, लेकिन हम लोग उस रूम से मिली हुई चीज़ों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो सारी चीज़ें पुरानी होकर राख में बदल जाएगी। अब उसकी बातें सुनकर प्रिया को काफ़ी बुरा लगता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे को अब घर के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो देखते ही देखते वो भी पल भर में मारा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दिन गुजरने लगते हैं। प्रिया बच्चे को घर के अंदर ही सब कुछ सिखाने लगती है। प्रिया उस बच्चे को अपना बेटा मानती है और वो बच्चे का नाम सैन रखती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैन बाकी बच्चों से काफ़ी अलग होता है। वो किसी की बात नहीं मानता, वो काफ़ी जिद्दी होता है और उसकी हरकतें बिल्कुल भी बच्चे जैसे नहीं होती। और वो खाने के समय सिर्फ बर्फ खाया करता था, लेकिन बावजूद इसके प्रिया उससे बहुत प्यार करती थी। प्रिया सैन से कहती है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक लोग हैं जो उसे पल भर में मार देंगे। उसकी बातें सुनकर सैन को काफ़ी बुरा लगता है और वो अंदर से ही कभी खिड़की कभी दरवाजे से बाहर की दुनिया देखते रहता है। हम देखते हैं कि नादिया जब भी घर के बाहर जाती तो वो घर में ताला लगा दिया करती थी, ताकि सैन इस घर से बाहर ना निकल सके। अब एक दिन सैन खेल रहा होता है, तभी उसके सामने सुरेश आ जाता है। अब क्योंकि सुरेश सैन को नहीं मानता, इसी की वो उसे डांटता है कि तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए। अब रात को सैन चुपके से प्रिया और सुरेश की बातें सुनने लगता है, जहाँ पे वो दोनों उसी रूम के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब उन लोगों की बातें सुनकर सैन को लगने लगता है कि उस रूम में ज़रूर कुछ ऐसा है जिससे मैं अनजान हूँ। और यहाँ पे सैन ये भी सोचता है कि पता नहीं ये लोग क्यों मुझे घर के अंदर ही रखते हैं और हमेशा ही वो लोग मुझे उस रूम से दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं। इसीलिए सैन टॉर्च लेकर पूरे घर की जांच पड़ताल करने लगता है और सीधा वो बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पे काफ़ी सारी उलझी हुई वायर्स होती हैं। अब यहाँ से निकल के फाइनली सैन उसी कमरे के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे उसे सारा राज पता चल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी रात घर की लाइट्स ब्लिंक होती रहती हैं, लेकिन प्रिया और सुरेश गहरे नींद में होने की वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब अगली सुबह सुरेश जैसे ही उठता है, उसे अपने ही सामने एक स्नो ग्लोब मिलता है, जिसे सुरेश ने सैन से छीन कर तोड़ दिया था और इसके साथ ही टूटा हुआ ग्लोब उसे कुछ ही दूरी पर दिखाई देता है। अब ये देखकर सुरेश परेशान हो जाता है कि आखिर ये नया ग्लोब कहाँ से आया और किसने बनाया। इसीलिए वो फौरन प्रिया के पास जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इस ग्लोब को उस रूम से विश मांगा। अब उसकी बातें सुनकर प्रिया मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं मांगा। और तभी यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक होती हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सारा काम सैन किया है। इसीलिए ये दोनों उसी रूम में पहुंचते हैं। अब जैसे ही ये लोग रूम को देखते हैं, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सैन हमेशा घर से बाहर जाना चाहता था। इसीलिए वो इस रूम से अपने विश में बाहर की पूरी दुनिया मांग लेता है। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि खुला आसमान और एक बहुत ही बड़ा जंगल होता है। यहाँ पे प्रिया अपने बेटे की दुनिया को देखकर काफी खुश होती है। वहीं पर हम सुरेश को देखते हैं, जो सैन के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वो उस रूम से कहीं बंदूक या फिर कोई ऐसी चीज ना मांग ले जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए। इसीलिए वो सैन के हाथ पकड़कर उस रूम के बाहर ले आता है और वो डांटते हुए सैन को उस रूम में जाने से मना करता है, लेकिन प्रिया उसे ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि हम लोग पहले ही सैन को घर से बाहर नहीं जाने देते और जब इसने खुद के लिए एक दुनिया बनाया तो हमें उसे वहां जाने से नहीं रोकना चाहिए और वहां पे उसकी जान का भी खतरा नहीं है। यहाँ पे सुरेश कहता है कि सैन अभी नासमझ है, मुझे डर है कि कहीं वो उस रूम से कोई ऐसी चीज ना मांग ले जिससे हमारी जान को खतरा हो जाए। और तभी फोन की घंटी बजती है और परमिशन ना होने के बावजूद भी सैन उस फोन को रिसीव करता है। इसीलिए जल्दी सुरेश उससे फोन छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ कॉल पर जॉन होता है, जो सैन की आवाज सुनकर समझ जाता है कि सुरेश ने उस रूम से एक बच्चा भी मांग लिया। यहाँ पे सुरेश भी उससे कोई बात नहीं छिपाता। सुरेश उससे पूछता है कि आखिर हम इस बच्चे से अपनी जान कैसे छुड़ाएं। वहीं किचन में रखे दूसरे फोन से प्रिया उन दोनों की बातें सुनने लगती है। यहाँ पे जॉन सुरेश से कहता है कि मैं भी उस रूम से विश के जरिए मांगा गया हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन मैं जब भी घर से बाहर निकलता मेरी उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती थी और जब मैंने उस रूम से पूछा तो रूम ने मुझसे कहा कि तुम्हें बाहर जाने के लिए उस शख्स को मारना होगा जिसने तुम्हें अपने विश में मांगा है। इसीलिए मैंने अपने विश करने वाली औरत को जान से मार दिया और उसके साथ ही साथ उसके हस्बैंड को भी मार दिया और इसी वजह से आज मैं जेल के अंदर हूँ। यहाँ पे वो सुरेश से कहता है कि मेरी और सैन की कहानी एक ही है और अगर तुम्हें सैन को बचाना है और बाहर की दुनिया दिखानी है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने सैन को विश में मांगा था। अगर तुमने सैन को विश में मांगा होगा तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी और अगर तुम्हारी बीवी ने विश मांगी होगी तो तुम्हें उसे जान से मारना होगा।
वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और उन दोनों की बातें सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। दरअसल प्रिया सैन को जिंदगी देने के लिए वो खुद को मारने का डिसाइड करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ हम सुरेश को देख दोस्तों, वीडियो में आगे एक ऐसा ट्वीट छुपाए जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर देंगे। जो सैन के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। यहाँ पर सैन सुरेश से कहता है कि उसकी मॉम कहाँ गई और भी काफी अजीब अजीब सवाल करने लगता है, जिससे बौखलाकर सुरेश उससे कहता है कि वो तुम्हारी असली माँ नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई पेरेंट्स है। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर सैन को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसीलिए सैन उससे डरकर अपने कमरे में जाता है। अब कुछ देर के बाद हम सुरेश को देखते हैं, जिसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। इसीलिए वो सैन के कमरे में जाकर उससे माफी मांगने लगता है और यहाँ पे ये दोनों पूरी रात साथ में सोते हैं। अब रात को प्रिया जैसे ही वापस आती है, वो इन दोनों को साथ में सोते हुए देखकर काफी खुश होती है। अब कुछ देर के बाद सुरेश उठ जाता है। वो देखता है कि प्रिया घर वापस आ। यहाँ पर सुरेश प्रिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अब बातों ही बातों में ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और अपने रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम सैन को देखते हैं, जो छुपकर दरवाजे से उन दोनों को ऐसा करते हुए देखने लगता है और वो अपने दिल में प्रिया के लिए अट्रैक्शन फील करने लगता है और उसे भी जल्दी से बड़ा होकर ये सब चीजें करनी है। इसीलिए इन दोनों के सो जाने के बाद सैन इसके पास आता है और चुपके से सुरेश के पॉकेट से बाहर जाने वाले दरवाजे की चाबी निकाल लेता है। अब अगले सुबह जैसे ही इन दोनों की आंखें खुलती हैं, ये लोग बाहर जाने वाले दरवाजे को खुला देखकर समझ जाते हैं कि सैन बाहर जा चुका है। इसीलिए इन्हें डर लगने लगता है कि कहीं वो मर न गया हो। लेकिन तभी घर के एक अलग कमरे में सैन को देखकर ये दोनों डर जाते हैं, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि सैन अब जवान और ताकतवर हो चुका था। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट करके उन दोनों को धमकाने लगता है। यहाँ पे प्रिया उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी सुरेश अचानक से सैन पर हमला कर देता है और यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वहीं फाइट के दौरान प्रिया को भी लगाती है, जिससे वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर के बाद सुरेश उसे जगाते हुए कहता है कि सैन को गोली लगने की वजह से वो मारा गया। अब सैन के मरने की बात सुनकर प्रिया रोने लगती है। अब सुरेश उसे तसल्ली देकर उठाकर प्रिया को घर के अंदर ले आता है और यहाँ पे आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल जो सुरेश प्रिया को उठाकर अभी घर के अंदर ले गया, असल में वो सैन है। वहीं दूसरे रूम में जहाँ पर इन दोनों की फाइट हुई थी, वहाँ पे हम असली सुरेश को देखते हैं, जो होश में आता है और पूरे घर में प्रिया को ढूंढने लगता है। और तभी उसकी नज़र टिमटिमाती हुई लाइट्स पे जाती है, जिसे देखकर वो उसी रूम की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिया को देखते हैं, जो इस बात से अनजान थी कि उसके सामने बैठा शख्स सुरेश नहीं बल्कि वो सैन है। लेकिन इतना जल्दी सुरेश इतना कैसे बदल गया, ये देखकर प्रिया के भी थोड़ा थोड़ा उस पर शक हो रहा था। और बहुत ही जल्द उसकी बर्फ खाने की आदत से प्रिया को पता चल जाता है कि ये सुरेश नहीं बल्कि ये सैन है, जिसने रूम से विश करके अपने आप को सुरेश बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम असली सुरेश को देखते हैं, जो समझ जाता है कि वो अकेला ही इस घर में फंसा है, क्योंकि सैन ने अपने विश से प्रिया को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया है और अब मैं इस घर से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत से इसकी दीवार को तोड़ने लगता है। अब किसी तरह सुरेश वायर को पार करके रूम में पहुंच जाता है, जो कि अब एक जंगल था जहां बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। यहाँ पे सुरेश को पता चलता है कि सैन ने रूम का यूज करके इस जगह को काफी बड़ा कर लिया था, जहाँ पे सैन उसी की तरह एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया है। यहाँ पे सुरेश ये भी समझ चुका था कि सैन ने उसका रूप प्रिया को किडनैप करके इस डुप्लीकेट घर में रखने और अकेले में उसके साथ फिजिकल होने के लिए किया था। अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए सुरेश उस जंगल में भागने लगता है और फाइनली वो उस डुप्लीकेट घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे सैन प्रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब सुरेश को अंदर आते देखकर सैन फिर से उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे प्रिया भी नहीं पहचान पाती कि आखिर असली सुरेश कौन सा है, क्योंकि वो दोनों ही बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे थे। यहाँ पे ये दोनों प्रिया से कह रहे होते हैं कि मेरे साथ चलो। यहाँ पे प्रिया समझदारी से काम लेती है और वो सैन को आवाज लगाती है और तभी सैन उसकी तरफ देख लेता है। यहाँ पे प्रिया समझ जाती है कि यही सैन है, जिसके बाद वो सैन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और जमीन पर गिरते ही वो यहाँ अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश और प्रिया इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों इस रूम से नहीं निकल पाते, क्योंकि सैन ने इन दोनों को इसी रूम में फंसे रहने की विश मांगी थी। अब लाख कोशिशों के बाद भी जब ये दोनों इस घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो अचानक से सुरेश यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ से निकलने का कोई नया तरीका सोचने लगता है। इसके बाद सुरेश उसी रूम में जाकर एक अजीब विश मांगता है कि हम दोनों का नया रूप इसी घर के अंदर रहे और हमारा असली रूप इस घर से बाहर चला जाए। और तभी अचानक से यहाँ पर सैन भी आ जाता है और सुरेश को वो चाकू से घोंपकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो प्रिया को समझाने लगता है कि तुम सुरेश को भूल जाओ और तुम मेरे साथ रहो। और तभी उसके सामने असली वाले सुरेश और प्रिया आते हैं,
जिसे देखकर सेन समझ जाता है कि ये बस उनके क्लोन है। वहीं सुरेश और प्रिया इस रूम से बाहर जाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। अब उन दोनों को देखकर सेन एकदम गुस्सा हो जाता है और वो भी तेजी से उन दोनों का पीछा करने लगता है। और फाइनली ये दोनों असली घर में पहुंच जाते हैं और उसके पीछे पीछे सेन भी असली वाले घर में आ जाता है। अब यहाँ में जैसे ही सेन सुरेश पर हमला करने दौड़ता है तो सुरेश उसे कस के पकड़ के घर के बाहर ले आता है। अब यहाँ पे सेन अपने जान को खतरे में देखकर वो दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले प्रिया अंदर से घर के दरवाजे को बंद कर देती है। अब यहाँ पे सेन प्रिया को प्यार से मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि प्लीज़ मॉम मेरे लिए दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, लेकिन प्रिया अब समझ चुकी थी, इसीलिए वो रोते हुए सेन का उम्र ढलते हुए देख रही होती है। और देखते ही देखते सेन का पूरा बॉडी बुढ़ा होकर गलने लगता है और आखिर में उसका पूरा बॉडी राख में बदल जाता है। इसके बाद प्रिया इसके पास आती है और उसके बॉडी से बनी हुई राख को अपने हाथ में उठाती है और यहाँ पे प्रिया रोने लगती है क्योंकि उसने सेन को अपना बेटा मान लिया था। इसके बाद में प्रिया के पास जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुरेश और प्रिया एक छोटे से घर में सेटल हो गए थे और ये दोनों अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको कहानी के रिलेटेड कुछ भी पूछना या कहना हो तो आप फ्री का कमेंट यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी कीमत नहीं देनी होगी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।